गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे ऑफ-बाउ नियम की। ऑफ-बाउ नियम या इसको बोलते हैं ऑफ-बो नियम, ऑफ-बाउ नियम या ऑफ-बो नियम। और इस नियम का उपयोग परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए किया जाता है। ऑफ-बाउ नियम का उपयोग परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए किया जाता है। और यह नियम पाउली के अपवर्जन सिद्धांत, हुंड के अधिकतम बहुपता का नियम और N+L के नियम यानी कक्षकों की आपेक्षिक ऊर्जाओं पर आधारित है। ऑफ-बाउ नियम क्या है? देखिए, ऑफ-बाउ जो शब्द है यह एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका तात्पर्य होता है निर्माण करना, रचना करना या बनाना या एक एक करके जोड़ना। ऑफ-बाउ एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका नाम है, जिसका मतलब है निर्मित करना या बनाना। ऑफ-बाउ नियम का उपयोग परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए किया जाता है और यह नियम पाउली के अपवर्जन सिद्धांत, हुंड के अधिकतम बहुपता का नियम और N+L के नियम पर आधारित है। हम बात करें ऑफ-बाउ नियम क्या है। इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन पहले निम्न ऊर्जा स्तर में भरे जाते हैं, उसके बाद ही इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश करते हैं। कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन पहले उन कक्षकों में भरे जाते हैं जिन कक्षकों की ऊर्जा का मान कम होता है और उसके बाद में उच्च ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। अब हमारे सामने बात आई कि इन कक्षकों की ऊर्जाओं का क्रम क्या है। तो कक्षकों की ऊर्जाओं का क्रम ज्ञात करने के लिए एक चित्र का निर्माण करते हैं, डायग्राम बनाते हैं और उसकी सहायता से हम देखते हैं कि किस कक्षक की ऊर्जा कम होगी और किसकी ज्यादा। आपको पहले 7 गोले बनाने हैं। स्पर्श करते हुए बना दो या डिस्टेंस रखते हुए। 2, 3, 4, 5, 6 और 7। रेगुलर 7 गोले आपको निर्मित करने हैं। उसके बाद में आपको 6 गोले, जिसमें पहले गोले की सीध को छोड़नी है और दूसरे गोले की सीध में अब 6 गोले ऐसे तैयार करने हैं जैसे पहले किए थे। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इसके बाद में आपको फिर सेकंड ये जो है इसको छोड़ दो और फिर रेगुलर 4 गोले निर्मित करो। 1, 2, 3 और 4। फिर यहां छोड़ देना है और आगे फिर 2 गोले तैयार करने हैं। अब आपको इन गोलों में पहले वाली जो ये आपकी ऊर्ध्वाधर स्तंभ जो दिखाई दे रहा है, इसमें आपको S लिख देना है। क्योंकि कक्षक होते हैं अपने पास में S, P, D और F। दूसरे वाले में P, तीसरे वाले में D और चौथे वाले में F को भरना है। अब गोलों की संख्या के हिसाब से आगे कोषों की संख्या जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। यहाँ पहली लाइन तो गई, अब दूसरी आई तो 2, 3, 4, 5, 6 और 7।
यहाँ सेकंड गई तो थर्ड, 3, 4, 5 और 6। उसके बाद में यहाँ तीसरी गई तो चौथी और 5वीं। अब इन गोलों को तिरछे काटना है। तिरछे का मतलब इस प्रकार से, ये देखिए, प्रत्येक गोले को इसी प्रकार से आपको काटना है। ऐसे एक सीक्वेंस बनाना है और इसी क्रम में इन गोलों को काटना है। सीक्वेंस रखते हुए कोई गलती ना हो, ये एक दूसरे को इस प्रकार से क्रॉस करके चले जाएंगे। अब क्या करना है, यदि आप चाहें तो एक काम कर सकते हो, जैसे ये यहाँ कट गया, अब अगला गोला ये आएगा, तो आप इनको इस प्रकार से समायोजित कर सकते हैं। देखो ये तीर यानी ऐसे चल रहा है, तिरछा चलता हुआ और इस प्रकार से एक दूसरे गोलों को काटता हुआ निकल रहा है। देखो फिर ये देखो, इस प्रकार से आप ये व्यवस्था कर देंगे। इस प्रकार से आपने व्यवस्था कर दी। अब कक्षकों की ऊर्जाओं का बढ़ता हुआ क्रम आपको देखना है कि कक्षकों की ऊर्जाओं का क्रम क्या होगा, क्योंकि अफबाउ नियम के आधार पर हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन पहले उस कक्षक में प्रवेश करते हैं जिस कक्षक की ऊर्जा कम होती है, और उसके बाद ही उच्च ऊर्जा वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। तो देखिए, कक्षकों की ऊर्जाओं का बढ़ता क्रम मैं लिख रहा हूं, कक्षकों की ऊर्जाओं का बढ़ता क्रम। यहां से आप चलिए और रेगुलर एक सीक्वेंस बनाते हुए चलते जाइए। ये कक्षकों की ऊर्जाओं का एक बढ़ता हुआ क्रम है। तो देखो यहां से चले, सबसे पहले किसका नंबर आया, 1s का। अब ये ज्यादा के लिए हो गया। अब इससे ज्यादा ऊर्जा किसकी होगी, देखो चलते जाओ। अब अगला नंबर किसका आ गया, 2s का। तो इससे ज्यादा ऊर्जा हो गई 2s की। अब 2s के आगे चलो, इससे ज्यादा ऊर्जा 2p की, और 2p के बाद में किसका नंबर आएगा, 3s का। 3s के बाद में चलो 3p, फिर 4s, फिर आगे चलो 3d, 4p और फिर 5s, फिर आगे चलो 4d, 5p, 6s। देखो 4d, 5p और 6s। फिर आगे चले 4f, 5d, 6p, 7s। 4f, 5d, 6p और 7s। फिर आगे चलो 5f, 6d और 7p। ये कक्षकों की ऊर्जाओं का बढ़ता हुआ क्रम है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को कक्षकों की ऊर्जाओं का बढ़ता हुआ क्रम लिखने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, यदि आप लोग ये डायग्राम का निर्माण कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात मैं बता दूं, अफबाउ नियम जो है इलेक्ट्रॉनों को कक्षकों में भरने के लिए प्रयुक्त किया जाता है,
और यह नियम पाउली के अपवर्जन सिद्धांत, हुंड के अधिकतम बहुपता का नियम और N+L के नियम पर आधारित है। आफबाउ शब्द जर्मन भाषा का शब्द है जिसका तात्पर्य होता है निर्माण करना या रचना करना या एक एक करके जोड़ना। आफबाउ नियम क्या है? इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन पहले उस कक्षक में प्रवेश करते हैं जिसकी ऊर्जा कम होती है और उसके बाद में उच्च ऊर्जा वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, अथवा इलेक्ट्रॉन पहले निम्न ऊर्जा स्तर में प्रवेश करते हैं और उसके बाद में उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश करते हैं। कक्षकों की ऊर्जाओं का क्रम क्या होगा? तो कक्षकों की ऊर्जाओं के क्रम के लिए मैंने ये डायग्राम बनाया है और इस डायग्राम की सहायता से मैंने कक्षकों की ऊर्जाओं का एक बढ़ता हुआ क्रम लिखा है। अब हम बात करते हैं कि जो आफबाउ नियम है वो कौन कौन से नियम पर आधारित है। पाउली के अपवर्जन सिद्धांत, हुंड के अधिकतम बहुपता का नियम और N+L का नियम। तो नंबर 1 हम बात करेंगे पाउली अपवर्जन का सिद्धांत। नंबर 1 पाउली अपवर्जन का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार किसी कक्षक में उपस्थित किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं के मान कभी समान नहीं होते। इस नियम के अनुसार किसी कक्षक में उपस्थित किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं के मान कभी समान नहीं होते, अर्थात 3 क्वांटम संख्याएं, मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान तो समान हो सकते हैं, लेकिन चक्रण क्वांटम संख्या का मान कभी समान नहीं होता, क्योंकि एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और उन दोनों इलेक्ट्रॉनों का चक्रण सदैव विपरीत होता है, एक का दक्षिणावर्त तो दूसरे का वामावर्त। अतः एक इलेक्ट्रॉन के लिए चक्रण क्वांटम संख्या का मान प्राप्त होता है +½ तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए जिसका चक्रण वामावर्त है उसके लिए चक्रण क्वांटम संख्या का मान प्राप्त होता है -½ तो अधिकतम 3 क्वांटम संख्याओं के मान समान हो सकते हैं, लेकिन चक्रण क्वांटम संख्या का मान कभी समान नहीं होता। जैसे कोई एक एग्जांपल ले लूं मैं, चलो एक क्वेश्चन इसे समझते हैं। 4pz कक्षक में, अब बताओ p में 3 कक्षक होते हैं, px py pz। इसका मतलब मैंने पर्सनल pz कक्षक बोला तो कितने कक्षक हो गए? 1। 4pz कक्षक में उपस्थित दोनों इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं के मान लिखो। चारों क्वांटम संख्याओं के मान लिखो। अभी पाउली अपवर्जन का सिद्धांत पढ़ा है जिसके अनुसार किसी कक्षक में उपस्थित दोनों इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं होते, अर्थात अधिकतम 3 क्वांटम संख्याओं के मान समान रह सकते हैं दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए, लेकिन चक्रण क्वांटम संख्या का मान कभी समान नहीं होता। मान लो ये 4pz कक्षक है, 4pz, और इस कक्षक में ये 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है और हम जानते हैं जब एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो दोनों के चक्रण कैसे होते हैं? विपरीत होते हैं। अब इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को, मान लो एक इलेक्ट्रॉन को तो नाम दे दूं A और दूसरे को नाम दे दूं B। एक इलेक्ट्रॉन तो है A और एक है B। अब इन A और B की चारों क्वांटम संख्याओं के मान निकालने हैं। 4 क्वांटम संख्याएं हैं N, L, M और S। मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या, N, L, M और S। अब देखो इनके लिए मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या के मान ज्ञात करते हैं, जो कि मैं क्वांटम संख्याओं में आपको पढ़ा चुका हूं। एक बार फिर समझाने का प्रयास करूंगा। आगे का जो अंक है
ये मुख्य क्वांटम संख्या को निरूपित करता है, यानी स्मॉल n का मान है। तो इसका मतलब है 4pz में जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं इनके लिए मुख्य क्वांटम संख्या n का मान कितना है? 4। बताओ मुख्य क्वांटम संख्या के मान समान है। दिगंशी क्वांटम संख्या का मान कैसे ज्ञात करते हैं? तो आपको बताया था 0 1 2 3 SPDF, जो किसी उपकोष के बारे में जानकारी देती है। आप बताओ यह क्या है? P। तो P के लिए L का मान क्या होता है? ये तो है L की वैल्यू, तो बताओ L का मान कितना है? 1। तो इसका मतलब यहां भी L का मान 1 और यहां भी L का मान दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी क्या होगा? 1। अब बारी आई M के लिए। देखो 3 कक्षक है हमारे पास P में, PX, PY और PZ। PX के लिए स्मॉल m का मान +1, PY के लिए -1 और PZ के लिए स्मॉल m का मान 0 होता है। इसका मतलब स्मॉल m का मान इन दोनों कक्षकों के लिए क्या होगा? 0। दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए क्या हो जाएगा? 0। अब बारी आई चक्रण क्वांटम संख्या की। तो प्रत्येक स्टूडेंट को पता है जिस इलेक्ट्रॉन का चक्रण दक्षिणावर्त होता है उसके लिए s का मान +½ और जिसके लिए वामावर्त होता है उसके लिए -½ तो आप लिखेंगे +½ और -½ तो बताइए हम क्या कह सकते हैं कि एक कक्षक में उपस्थित अधिकतम 3 क्वांटम संख्याओं के मान समान हो सकते हैं, लेकिन चक्रण क्वांटम संख्या के मान कभी समान नहीं होते, क्योंकि एक कक्षक में उपस्थित दोनों इलेक्ट्रॉनों के चक्रण सदैव विपरीत होते हैं। तो ये तो है पाउली अपवर्जन का सिद्धांत। नंबर 2, दूसरा हुंड के अधिकतम बहुपता का नियम। हुंड के अधिकतम बहुपता का नियम। नियम क्या है? इस नियम के अनुसार जब समान ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं तो पहले इलेक्ट्रॉन अयुग्मित अवस्था में प्रवेश करते हैं, यानी एक एक करके इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं जिनके चक्रण सदैव समान होते हैं। उसके बाद ही इलेक्ट्रॉनों का युग्मन प्रारंभ होता है। एक मिनट वापस ध्यान से सुनना, अब मैं समझाने का प्रयास करता हूं। देखो, जब एक ही उपकोष के कक्षकों की बात की जाती है तो हम जानते हैं एक ही उपकोष में उपस्थित सभी कक्षकों की ऊर्जाएं समान होती है। एक ही उपकोष में उपस्थित सभी कक्षकों की ऊर्जाएं कैसी होती है? समान। और इन समान ऊर्जा वाले कक्षकों को मैंने नाम दिया था समभ्रंश कक्षक। और जब इन समान ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं तो पहले प्रत्येक कक्षक में एक एक करके अयुग्मित अवस्था में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। उसके बाद ही इलेक्ट्रॉनों का युग्मन प्रारंभ होता है। इसे हुंड के अधिकतम बहुपता का नियम कहते हैं। जैसे मान लो आपको P4 विन्यास लिखना है, यानी P कक्षकों में कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 4। तो हम जानते हैं P कक्षक संख्या में 3 होते हैं, PX, PY और PZ। अब ये 3 P कक्षक हैं और इन तीनों P कक्षकों की ऊर्जाएं कैसी है? समान। तो समभ्रंश कक्षक है। अब आपको भरने हैं कितने इलेक्ट्रॉन? 4। तो क्या बताया था मैंने हुंड की अधिकतम बहुपता के नियम में कि जब समान ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो पहले प्रत्येक कक्षक में एक एक करके अयुग्मित अवस्था में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं जिनके चक्रण सदैव समान होते हैं। उसके बाद ही इलेक्ट्रॉनों का युग्मन प्रारंभ होता है, और जब युग्मन करेंगे तो सबको पता है चक्रण कैसा हो जाएगा? विपरीत, क्योंकि एक कक्षक में उपस्थित दोनों इलेक्ट्रॉनों के चक्रण सदैव विपरीत होते हैं। इसे हुंड के अधिकतम बहुपता का नियम कहते हैं। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपसे कहा जाए D7 विन्यास। तो D कक्षक संख्या में मैंने बताया 5 होते हैं, DXY, DYZ, DXZ, DX2, Y2 और DZ2। अब इन 5 कक्षकों में 7 इलेक्ट्रॉन भरने हैं।
तो हुंड की अधिकतम बहुता का नियम क्या है कि जब समान ऊर्जा वाले कक्षकों में या एक ही उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं तो इलेक्ट्रॉन पहले प्रत्येक कक्षक में अयुग्मित अवस्था में प्रवेश करते हैं, उसके बाद ही इलेक्ट्रॉनों का युग्मन प्रारंभ होता है। तो देखो 5, एक 6 और एक 7, और इस प्रकार से D7 विन्यास हो गया। अब हम बात करते हैं तो हुंड की अधिकतम बहुता का नियम क्या है कि एक ही उपकोष में उपस्थित सभी कक्षकों की ऊर्जाएं समान होती है और इन समान ऊर्जा वाले कक्षकों को समभ्रंश कक्षक कहते हैं। और जब इन समान ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं तो पहले प्रत्येक कक्षक में एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं जिनके चक्रण सदैव समान होते हैं, और उसके बाद ही इलेक्ट्रॉनों का युग्मन प्रारंभ होता है। और लास्ट वन, नंबर 3, N+L का नियम। N+L का नियम इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन पहले उस कक्षक में प्रवेश करते हैं जिन कक्षकों के लिए N+L का मान सदैव कम होता है। यानी जिन कक्षकों के लिए N+L का मान कम होता है उन कक्षकों की ऊर्जाएं भी कम होती है। तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाता है? इलेक्ट्रॉन पहले उस कक्षक में प्रवेश करता है जिस कक्षक की ऊर्जा कैसी होती है? कम, यानी कि N+L का मान कैसा हो? कम। तो इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन पहले उस कक्षक में प्रवेश करते हैं जिन कक्षकों के लिए N+L का मान कम होता है, और जिन कक्षकों के लिए N+L का मान कम होता है उन कक्षकों की ऊर्जाएं भी कम होती है। आप एक एग्जाम्पल के रूप में लें कि जैसे 2p और 3p कक्षक में से, वैसे तो आप शक्ल से देख के बता दोगे दूसरा कोष का है, ये तीसरा कोष का है, तो इसकी ऊर्जा ज्यादा होगी। लेकिन N+L के नियम के अकॉर्डिंग चलें तो देखो, पहले इसके लिए N+L का मान N कितना है? 2, अभी बताया था। L कैसे ज्ञात करते हैं? तो L के लिए मैंने बताया 0 1 2 3 SPDF। P के लिए L का मान कितना है? 1। तो 2 + 1 = कितना हुआ? 3। अब 3p में बात करें, 3 + p के लिए 1, कितने हुए? 4। तो जब N+L का मान अधिक है तो कक्षक की ऊर्जा भी अधिक होगी। तो किस कक्षक की ऊर्जा अधिक होगी? 3p कक्षक की ऊर्जा अधिक होगी। तो इलेक्ट्रॉन पहले किस कक्षक में प्रवेश करेगा? जिस कक्षक की ऊर्जा कम होगी, अर्थात इलेक्ट्रॉन पहले 2p में प्रवेश करेगा और बाद में 3p पर प्रवेश करेगा। और ये जो N+L का नियम है वो मैंने जो बताया है, इसमें जो कक्षकों की ऊर्जाओं का क्रम आया था वो N+L के नियम पर ही आधारित है। तो इलेक्ट्रॉन पहले उस कक्षक में प्रवेश करते हैं जिसके लिए N+L का मान कम होता है। अब सुनो, अब एक और तरीका लेता हूं, 3D और 4p। अब आपसे पूछ लिया जाए कि इन कक्षकों में से इलेक्ट्रॉन पहले किसके लिए प्रवेश करेगा, किस में प्रवेश करेगा? यदि क्रम याद है जब तो आप बता दोगे, और क्रम याद नहीं है तो फिर आपको याद करना है N+L का नियम। देखो, N 3, L D के लिए 2, कितने हुए? 5। यहां बोलो 4 + p के लिए 1, तो कितने हुए? 5। अब आप कहेंगे कि सर दोनों के लिए N+L का मान कैसा हो गया? समान। तो इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में प्रवेश करेगा? तो ध्यान से सुनिए नियम नंबर 2। यदि किन्हीं 2 अथवा अधिक कक्षकों के लिए N+L के मान समान प्राप्त होते हैं तो इलेक्ट्रॉन पहले उस कक्षक में प्रवेश करता है जिसके लिए मुख्य क्वांटम संख्या n का मान कम होता है, अर्थात उस कक्षक की ऊर्जा भी कम होती है। अब बताओ मुख्य क्वांटम संख्या n का मान किसमें कम है? इसमें। इसका मतलब 3D कक्षक में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा और 4p कक्षक में इलेक्ट्रॉन बाद में, अर्थात 3D कक्षक की ऊर्जा कम है और 4p कक्षक की ऊर्जा ज्यादा है। तो किन्हीं 2 अथवा अधिक कक्षकों के लिए यदि N+L का मान समान होता है तो इलेक्ट्रॉन पहले उस कक्षक में प्रवेश करते हैं जिसके लिए मुख्य क्वांटम संख्या n का मान कम होता है। देख सकते हो आप,
पहले 3D का नंबर आया है और फिर किसका आया है 4p का, यानी कि 3D कक्षक की ऊर्जा कम है और 4p की ज़्यादा है। देखो आई कि नहीं आई, तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 3D कक्षक में। तो दो नियम है, नियम तो एक ही है लेकिन सब नियम मान लीजिए उसको। नंबर 1, इलेक्ट्रॉन पहले उस कक्षक में प्रवेश करते हैं जिसके लिए n+l का मान कम होता है, अर्थात उस कक्षक की ऊर्जा भी कम होती है। नंबर 2, यदि किन्हीं दो अथवा अधिक कक्षकों के लिए n+l के मान समान होते हैं तो इलेक्ट्रॉन पहले उस कक्षक में प्रवेश करते हैं जिसके लिए मुख्य क्वांटम संख्या n का मान कम होता है। लास्ट एग्जाम्पल के रूप में मैं लिख सकता हूं यहां, देखिए 6p 4f 5d 7s, ये 4 कक्षक दे दिए मैंने आपको, और आपसे कहा जाए इन कक्षकों में किस कक्षक की ऊर्जा सबसे कम है और किस कक्षक की ऊर्जा सबसे ज्यादा है, या इलेक्ट्रॉन पहले किस में प्रवेश करेगा, तो ये डिपेंड करेगा n+l के नियम पर। तो सबसे पहले ज्ञात कीजिए इन सब के लिए n+l का मान। 6 + 1 देखो p के लिए 1 कितना हुआ 7, 4 + f के लिए देखो 3 कितना हुआ 7, 5 + d के लिए 2 7 और 7 + s के लिए 0 7। अब बताओ इन सभी कक्षकों के लिए n+l का मान कैसा है, समान। तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन पहले उस कक्षक में प्रवेश करेंगे या उस कक्षक की ऊर्जा कम होगी जिसके लिए मुख्य क्वांटम संख्या n का मान कम होगा। तो सबसे कम किसका है, फिर 5d, फिर 6p और फिर 7s। तो इलेक्ट्रॉन पहले सबसे पहले 4f में प्रवेश करेंगे। अब क्रम देख लो, 4f के बाद में 5d के बाद में 6p और 6p के बाद में 7s। तो जब n+l के मान समान प्राप्त होते हैं तो इलेक्ट्रॉन पहले उस कक्षक में जाएगा जिसके लिए मुख्य क्वांटम संख्या n का मान सबसे कम होगा। धन्यवाद।